क्या अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी हैंडल कर रही है? क्या बीजेपी हर फैसले ले रही है? क्या बीजेपी का दखल इस कदर बढ़ा हुआ है कि सुनेत्रा पवार के अलावा किसी और के पावर में कोई इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है? अजीत पवार की गैर मौजूदगी और उसके बाद सबसे पहले डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ लेना सुनेत्रा पवार का, और उसके बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पूरी तरीके से जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के न सिर्फ कंधे पर बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल पार्टी की उनके हाथ में। दिखावे के तौर पर यह कहा गया कि विधायकों, कार्यकर्ताओं और सभी की मंशा यह है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार ही पावरफुल जिम्मेदारी निभाए। इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्यों मैं इस एंगल से आपके सामने बातें रख रही हूं कि बीजेपी का दखल है या बीजेपी इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि ये सभी को मालूम है अपने आखिरी दिनों में, मतलब निधन से चंद रोज पहले या उससे एक महीने के सारे स्टेटमेंट्स आप अजीत पवार के उठा लीजिए, या वो सुप्रिया सुले से जैसे मिलते रहे या शरद पवार से जो उनकी मुलाकात रही, उसके बाद ये संकेत साफ था कि परिवार और पार्टी अब एक हो जाना है, मतलब एनसीपी खेमा अब एकजुट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि अजीत पवार का निधन होता है? दूसरी पार्टियों को लोग सवाल ये उठाते हैं कि क्या ये सामान्य मौत है, सिर्फ इसे हादसा माने, या इसमें कोई एंगल है? संजय राउत से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। सवाल यह उठाया कि इस मौत की जांच होनी चाहिए, इस हादसे की जांच होनी चाहिए। लेकिन ना एनसीपी को इससे कोई वास्ता था, ना सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है, बहुत सख्त लहजे में, लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि उनका भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई, इस बात की जांच पड़ताल की जाए। और ना ही शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट आया। शरद पवार ने तो निधन के दिन ही स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं है, ये एक हादसा है। और उसके बाद आनन फानन में जो बीजेपी, एनसीपी और पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात की जाती है, वहां पे अजीत पवार के निधन के तीसरे दिन यानी 13वीं होने से पहले आनन फानन में सुनेत्रा पवार शपथ ले लेती हैं। और उसके बाद तब से सिर्फ और सिर्फ यही मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि पार्टी को लेकर ये मीटिंग हुई है, पार्टी को लेकर ये गतिविधियां है। अब आने वाले 3 से 4 दिन में वो पार्टी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगी, यानी वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जानी है, और उसके बाद जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब उनके नीचे काम करेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि क्या ये सब कुछ आपको सामान्य लग रहा है? क्या ये सारी कवायदे ऐसी नहीं है जिससे कि लगे कि शरद पवार के खेमे से या उस एनसीपी से ये दोनों खेमा मिल न जाए? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को था। शरद पवार आज भी, वो भले राजनीति में उस कदर सक्रिय ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति और देश की भी राजनीति में जिस तरीके से शरद पवार का दखल रहा है, उन्हें चाणक्य कहा जाता रहा है। क्या बीजेपी डरती है कि कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीलियां हो जाएगी, कुछ बदलाव हो जाएगा? क्योंकि अपने निधन से पहले बीजेपी को लेकर बहुत सख्त हो गए थे अजीत पवार, और एक के बाद एक बैक टू बैक स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें पार्टी को तोड़ने, मतलब शिवसेना खेमा को तोड़ने की जो कोशिश हुई थी और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद हुई थी, उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, इस बात का खुलासा अजीत पवार ने किया था। और उन्होंने ही जिक्र किया था कि उस मीटिंग में अडानी की मौजूदगी थी। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था अपने निधन से पहले कि मुझे करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार जिन लोगों ने बताया, मैं उन्हीं के साथ सरकार में हूं। और इसीलिए सारी कवायद आनन फानन में हो रहा है कि शरद पवार के खेमे से सुनेत्रा पवार या पार्टी का कोई अन्य चेहरा या सीनियर लीडर मिलकर कोई मीटिंग ना कर ले, कोई बैठक ना कर ले, और इसीलिए 13वीं की जिम्मेदारी, हिंदुत्व की जिम्मेदारी, ये सब पब्लिक पे है। नेताओं में और राजनीति में ये चलता है कि किसी के निधन के तीसरे दिन बाद, मतलब शोक भी आप मनाओ और सीधे शपथ ले लो, और उसके बाद हर दिन राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ो। लेकिन आप हिंदू हैं, इसके लिए जिम्मेदारी आपको निभानी है, मुझे निभानी है, लेकिन नेताओं को 7 खून माफ है। फिलहाल आपके जहन में कोई सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति पे आप नजर रखते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या जैसा दिख रहा है एनसीपी में वैसा ही है, या पर्दे के पीछे खेल कुछ और चल रहा है।